वेलकम बैक। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, बेसिकली हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। स्टैक क्या होता है, दैट इज इंट्रोडक्शन। स्टैक के डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस जो हम स्टैक को यूज करके परफॉर्म करते हैं, बेसिकली पुश एंड पॉप। देन पाइथन प्रोग्रामिंग में किस तरह से लिस्ट को यूज करते हुए आप स्टैक का इंप्लीमेंटेशन करते हैं, अर्थात स्टैक बेस्ड प्रोग्राम्स को हम डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस स्टैक। एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट आप एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपने लिखा हेलो, फिर एंटर करके आपने लिखा हाउ, फिर एंटर करके लिखा आपने आर, फिर एंटर करके आपने लिखा यू। इसके बाद आप जानते हैं आपके पास एक ऑप्शन होता है अंडू का। अगर आप अंडू को प्रेस करेंगे पहली बार तो आपका जो यू है वो यहां से इरेज हो जाता है। दोबारा जब आप इसको अंडू को प्रेस करते हैं तो आपका आर यहां से इरेज होता है। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम फिर से आप अंडू को प्रेस करेंगे, यू विल सी आपका हाउ जो होता है वो यहां से इरेज हो जाता है। तो ये जो यहां पर आप अंडू का ऑपरेशन कर रहे हैं, यहां पर आप नोटिस करेंगे कि जब आपने डेटा एंटर किया या जब आपने टेक्स्ट को टाइप किया तो सबसे पहले आपने टेक्स्ट टाइप किया हेलो, फिर सेकंड में हाउ, देन थर्ड में हार, देन फोर्थ में आपने यू को एंटर किया। लेकिन जब आप अंडू करना शुरू किए तो जो सबसे लास्ट में था दैट वाज फोर्थ नंबर, वो पहले डिलीट हुआ या इरेज हुआ, देन थर्ड वाला रिवर्स हुआ, देन सेकंड वाला रिवर्स हुआ एंड सो ऑन। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो कॉन्सेप्ट है, यहां पर जो एक पॉइंट निकल के आ रहा है वो ये कि लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, अर्थात जिस डेटा को आपने सबसे लास्ट में डाला था वो सबसे पहले आउट भी हो रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है उसे हम जानते हैं स्टैक के नाम से। अब आप यहाँ पे डाउट में आ सकते हैं कि भाई एमएस वर्ड से स्टैक का क्या रिलेशन है। तो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि एमएस वर्ड में भी आप कहीं ना कहीं यहाँ पर इन डेटास को इनपुट कर रहे हैं। तो ये डेटा कुछ इस तरह से इनपुट किए जा रहे हैं कि जब उसमें से कोई अंडू का ऑपरेशन होगा तो जो सबसे लास्ट में आपने इनपुट किया वो सबसे पहले वहां से मूव हो रहा है या इरेज हो रहा है या रिवर्स हो रहा है। तो बैकएंड में इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए हमें जिस डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है दैट इज कॉल्ड स्टैक। यदि आप भी क्यूट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने CSNIP को अपना डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है और आप इसके लिए सिलेबस, MCQs, मॉक टेस्ट एंड नोट्स को सर्च कर रहे हैं, तो ये सभी मटेरियल आपको एक साथ एक ही वेबसाइट दैट इज www.techtipnow.in पर अवेलेबल हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और हाँ, मैंने क्यूट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की 1000 MCQ की ई बुक को भी रिसेंटली पब्लिश कर दिया है। इसे आप 179 रुपीज पे करके परचेस करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए वापस से आपको मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे आना होगा और वहां से इसे डाउनलोड करना होगा। मैं एक बार आपको इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। आप सबसे पहले यहां पर टाइप करें techtipnow.in। जैसे ही आप techtipnow.in को ओपन करेंगे, इसका जो फ्रंट पेज है या होम पेज है, इसमें ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको डाउनलोड ई बुक का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टामोजो के स्टोर पे। यहां से जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से सेफ है। जैसे ही आप इसे परचेस करेंगे ये आपके ईमेल एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगी। इसके अलावा मैं बात कर रहा था, यदि आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो भी आप मेरे techtipnow.in के होम पेज पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सिलेबस, MCQ, मॉक टेस्ट और नोट्स की लिंक मिल जाएगी, जिसे क्लिक करके आप रीडायरेक्ट हो सकते हैं उस रिस्पेक्टिव टॉपिक्स पे। और साथ ही साथ इस वेबसाइट के टॉप में मेन्यू में भी मैंने क्यूट का एक सेपरेट मेन्यू बनाया हुआ है। वहां से जाकर भी आप डिफरेंट लिंक्स पे क्लिक करके रिस्पेक्टिव टॉपिक को और मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टैक को अगर आप डिफाइन करें तो इस तरह से कर सकते हैं कि स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि डेटा स्ट्रक्चर का मतलब जो कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा को क्या करता है, मैनेज करता है। लेकिन जब आप लीनियर की बात करते हैं मतलब हम बात कर रहे हैं सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर की। सीक्वेंस का मतलब जैसे आप देखिए, आपने पहले डेटा डाला फर्स्ट, देन 2, देन 3, देन 4, लेकिन जब आप डिलीट कर रहे थे तो ये रैंडमली कोई भी डेटा यहां से डिलीट नहीं हो रहा था। सबसे पहले फोर्थ वाला हुआ, फिर थर्ड वाला हुआ, फिर सेकंड वाला हुआ। तो या तो डेटा इंसर्ट होता है एक सीक्वेंस में, या जब डेटा डिलीट होता है तो भी वो एक सीक्वेंस में होता है।
दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। और इसी का एग्जाम्पल है या इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए भी हम स्टैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आइडियली स्टैक की जो बेसिक आइडेंटिफिकेशन है जो मैंने आपसे कहा, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब बात आती है यदि आप स्टैक को डिफाइन करना चाहें तो थियोरेटिकली जैसे आप देखिए मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए हैं। इट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इट फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक। अर्थात जो डेटा, मान लीजिए ये आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है या कोई लिस्ट है, आपने यहाँ पे वैल्यू डाली 4 3 2 1, तो जब आप डिलीट करेंगे तो जो 1 सबसे लास्ट में डाला गया है वो यहाँ से डिलीट होगा, उसके बाद सेकंड वाला एंड सो ऑन। सो दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट LIFO टेक्निक। इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस ओनली एट वन एंड कॉल्ड टॉप। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बार इसे एग्जांपल से फिर समझते हैं। मान लीजिए ये आपका एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने सबसे पहले एक डिस्क डाली, फिर सेकंड डिस्क डाली, फिर थर्ड डिस्क डाली, देन फोर्थ डिस्क डाली। अब आप देखेंगे कि आपने जो एंटर किया है वो इसी एंड से किया है। इसके बाद अगर आप इसे डिलीट करेंगे तो जो पहला यहाँ पे जो डिस्क है वो डिलीट होगी। इसका मतलब इसी एंड से ये डेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है। तो स्टैक में सेकंड जो एंड होता है दैट इज ऑलवेज क्लोज्ड। एक ही एंड होता है जिससे कि इंसर्शन और डिलीशन का ऑपरेशन होता है, और इस एंड को हम जानते हैं टॉप के नाम से। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज यूज्ड इन ऑल दोज एप्लीकेशंस इन विच डेटा मस्ट बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड इन द लास्ट। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जब मैंने MS वर्ड के एग्जाम्पल की बात की, आपने लिया हेलो, देन आपने लिया हाउ, देन आर, देन यू। तो यहां पर जब आप अंडू का ऑपरेशन करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो भी ऑपरेशन हो रहा है, चाहे वो इंसर्ट करना हो चाहे वो डिलीट करना हो, वो सबसे लास्ट पोजीशन पे ही होता है। इसलिए स्टैक का इंपॉर्टेंस जो होता है या इस डेटा स्ट्रक्चर को उस तरह के एप्लीकेशंस के लिए या बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पर लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है। अगर आप इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो जैसे कि डेटा को रिवर्स करना या रीडू अंडू करना। रिवर्स करने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग डाला संजय, अगर आप इसे रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करेंगे तो सबसे पहले जो लास्ट में आपने डाला था डेटा वो डिस्प्ले होगा, देन सेकंड लास्ट, देन जे, देन एन एंड ए, देन एस। तो यहां पर जब आप रिवर्स कर रहे हैं किसी स्ट्रिंग को तो यहां पर भी लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो रहा है। तो ये भी एक प्रकार का स्टैक का एप्लीकेशन है। उसी तरह से रीडू अंडू ऑपरेशन जैसा भी हमने देखा, चाहे वो कोई भी टेक्स्ट एडिटर हो या इमेज एडिटर हो, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो बैक और नेक्स्ट बटन का इस्तेमाल करते हैं वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। देन एक और इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टैक के एप्लीकेशन का, दैट इज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। अब अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के इवैल्यूएशन में ये कैसे संबंधित है स्टैक, तो देयर इज ए थिंग कॉल्ड इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स नोटेशन, जो कि स्टैक से ही रिलेटेड है। इसके नेक्स्ट सेशन में मैं इसे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, इन सारे नोटेशंस को और इनके आपस में कन्वर्जन को। फिलहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं, जैसे यदि आपने लिखा एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन x + y × z, अब आपके नज़रों में तो आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई होगा देन एडिशन होगा, लेकिन आपके कंप्यूटर को ये नहीं मालूम है कि यहाँ पर मुझे पहले प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो उसे भी हमें इन ऑपरेटर्स को विथ ऑपरेंड्स एक सीक्वेंस में सेंड करना होगा। तो यहाँ पर हम सपोज अगर इसके पोस्टफिक्स नोटेशन की बात करें तो जो डेटा होगा वो दिस विल बी लाइक, सबसे पहले x जाएगा, देन y जाएगा, देन प्लस जाएगा, देन उसके बाद z लगा के हम इनटू कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सिस्टम इसके ऑर्डर से अंडरस्टैंड करेगा कि पहले मुझे मल्टीप्लाई करना है, देन एडिशन करना है एंड सो ऑन। इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन। इसकी जानकारी मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा। बहरहाल इस कन्वर्जन के लिए या इसके इवैल्यूएशन के लिए, इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के इवैल्यूएशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टैक का। तो ये भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि स्टैक का जब आप प्रयोग करते हैं तो उसमें कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं, उसकी भी जानकारी आपको होनी आवश्यक है, जिसमें सबसे पहला होता है ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो का मतलब ये है कि कोई एक स्टैक आपने बनाया, उसकी कैपेसिटी सपोज 5 आइटम्स को स्टोर करने की है और आप 6th एलिमेंट डालेंगे तो वो सिचुएशन जो होगी दैट विल बी कॉल्ड ओवरफ्लो। इसी तरह से अंडरफ्लो का मतलब ये है कि आपने सारे स्टैक को खाली कर दिया, इसके सारे एलिमेंट्स को आपने इरेज कर दिया
और उसके बाद फिर से अगर आप इसे डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर यह सिचुएशन आ जाएगी आपके अंडरफ्लो, अर्थात जब कोई स्टैक पूरी तरह से खाली हो और उसमें आप फिर से डेटा को डिलीट करने का प्रयास करें, दैट इज कॉल्ड योर अंडरफ्लो। द नेक्स्ट इज व्हाट योर पुश ऑपरेशन। तो पुश इज नथिंग, इट इज बेसिकली व्हेन यू इंसर्ट ए न्यू डेटा आइटम इन ए स्टैक। अपोजिट होता है पॉप, जब आप किसी डेटा को या आइटम को डिलीट करते हैं किसी स्टैक से। साइज का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन ए स्टैक, एंड टॉप इन द सेंस कि जो भी स्टैक के एंड में आइटम अवेलेबल होता है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा स्टैक है, आपने डाला 4 देन 5 देन 6, तो अगर आप इसके टॉप की बात करेंगे सो दिस विल बी योर टॉप, दैट इज योर 6। तो ये कुछ इसके स्टैक के इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। इसके बाद में बात आती है स्टैक में होने वाले ऑपरेशंस की। अगर आप ऑपरेशन की बात करें तो दो ही स्टैंडर्ड ऑपरेशंस होते हैं, पुश एंड पॉप। जैसे मैंने आपको बताया कि पुश का मतलब है इंसर्ट करना और पॉप का मतलब होता है डेटा को डिलीट करना। साइज की जहां तक बात है तो ये तो सिंपल इसकी लेंथ होती है, इसका बहुत ज्यादा खासा इंपॉर्टेंस नहीं है। और टॉप का मतलब होता है सबसे लास्ट या यू कैन से जो एंड पे वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसे फाइंड आउट करना। आइए एक एक करके इन ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पुश ऑपरेशन की। यहां पर एक बात पहले हमें समझनी होगी पुश के लिए कि जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो पाइथन पे सर्वाधिक प्रयोग होते हैं जो डेटा स्ट्रक्चर, वो होते हैं लिस्ट, एक होता है टपल एंड डिक्शनरी एंड सो ऑन। बट चूंकि हमें डेटा की म्यूटेबिलिटी और साइज की म्यूटेबिलिटी पे इंडिपेंडेंट होना है, जो कि हमारे टपल और डिक्शनरी में, या यूं कहें कि स्ट्रिंग को यदि आप लें तो वहां पर यह पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए पाइथन में स्टैक को मैनेज करने के लिए जिस डेटा स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है दैट इज योर लिस्ट। इसका मतलब यह है कि हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में लिस्ट का प्रयोग करते हुए स्टैक के सारे ऑपरेशंस करेंगे या स्टैक पे बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं। सो हम बात कर रहे थे पुश की, तो पुश का मतलब होता है डेटा को इंसर्ट करना, और डेटा इंसर्ट करने का मतलब, चूंकि हम पाइथन पे लिस्ट की बात कर रहे हैं तो इसका एक मेथड होता है अपेंड, उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। आप सवाल कर सकते हैं कि व्हाई दिस अपेंड, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि हमारा जो स्टैक है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करता है। तो यदि मान लीजिए कोई आपकी लिस्ट है, यहाँ पर इसमें कुछ इस तरह से पोजीशंस बनी हुई है, तो जब आप कोई अपेंड करेंगे आइटम, से फॉर एग्जांपल आप पहली बार कोई डेटा अपेंड करते हैं लिस्ट में तो ये 4th यहाँ जाएगा। इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम कोई नया आइटम सपोज आप ऐड करते हैं हमारे लिस्ट में, सपोज दैट 3, तो वो 3 क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसके नेक्स्ट में जाएगा, मतलब नेक्स्ट एंड पे जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर अपेंड का इस्तेमाल करते हैं। अपेंड किसी भी एलिमेंट को लिस्ट के एंड पे ऐड करने का काम करता है, और चूंकि हमें सिंगल आइटम को ऐड करना है एट ए टाइम, इसलिए भी हम अपेंड का इस्तेमाल करते हैं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई नॉट एक्सटेंड, यदि आप लिस्ट की जानकारी रखते हैं। एक्सटेंड क्या करता है, अगर आप मल्टीपल वैल्यूज को डाल दें 4, 3, 7, तो ये लिस्ट को अलग अलग करके यहाँ पे एक साथ डाल देगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन केस ऑफ लिस्ट। इसलिए हम केवल यहाँ पर अपेंड का इस्तेमाल करेंगे। जाहिर सी बात है, यदि आपने कोई लिस्ट ली, लिस्ट के नाम से या लिस्ट 1 आप इसे कर दीजिए, डॉट लगा के आप अपेंड कर दीजिए और ब्रैकेट में जो भी वैल्यू आप डालेंगे तो ये मेरे पुश के ऑपरेशन को क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। अब इसी को थोड़ा और फॉर्मल तरीके से यदि आप करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक डिफाइन कर सकते हैं पुश के नाम से ऑपरेशन। इसके अंदर हमने बोला कि मेरे स्टैक का नाम है stk, जिसमें कि हमें डेटा इंसर्ट करना है, साथ ही साथ जिस आइटम को इंसर्ट करना है उसे भी एक आर्गुमेंट के रूप में आप यहाँ पे ले लीजिए। अब चूंकि पाइथन प्रोग्रामिंग में जो हम लिस्ट डिक्लेयर करते हैं उसका कोई फिक्स साइज नहीं होता है, ये एंडलेस होती है और तब तक एग्जॉस्ट नहीं होती है जब तक कि कंप्यूटर की मेमोरी एग्जॉस्ट ना हो जाए या फुल ना हो जाए। इसलिए हमें यहाँ पर ओवरफ्लो की सिचुएशन आने की संभावनाएं कम होती है। हाँ, अगर आप अपनी ओर से चाहें तो इसे लिमिट कर सकते हैं कि मेरी जो लिस्ट है इसमें केवल 5 एलिमेंट्स ही आपको डालना है। उस सिचुएशन में यहाँ पे इफ लगा के लेंथ चेक करके आप इसकी साइज को चेक कर सकते हैं, कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं। बहरहाल पुश में मैं यहाँ पर ओवरफ्लो की कंडीशन चेक नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे यहाँ पे लिखता हूं stk, डॉट लगा के आपने कर दिया अपेंड और ब्रैकेट में आपने डाल दिया आइटम। तो ये मेरा हो गया पुश नाम का फंक्शन। अब ये इस तरह से मैं पहले आपको अलग अलग फंक्शंस बता देता हूं।
उसके बाद में हम एक कंप्लीट प्रोग्राम इसका देखते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं पॉप ऑपरेशन की। सो पुश का मतलब डेटा इंसर्ट करना, पॉप का मतलब होता है डेटा को डिलीट करना। चूंकि हम स्टैक का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए पाइथन पे लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब आप स्टैक की बात कर रहे हैं मतलब जो सबसे लास्ट का एलिमेंट है वो सबसे पहले क्या होगा, आउट होगा, तो हमारे पास इस लिस्ट में एक मेथड होता है जिसे हम जानते हैं पॉप के नाम से। इस पॉप मेथड को यदि आप कॉल करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली लास्ट एलिमेंट जो भी आपके स्ट्रिंग का होता है उसको डिलीट कर देता है। मैं इसे बेहतर तरीके से लिख देता हूं, लास्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट को क्या करता है, आपका पॉप डिलीट कर देता है। इसलिए इस पॉप मेथड को इंप्लीमेंट करने के लिए आप सीधे सीधे लिख सकते हैं list1 डॉट pop एंड ब्रैकेट्स, और ये काम हो जाएगा आपके पॉप ऑपरेशन का स्टैक में। अगर आप इसे थोड़ा फॉर्मल तरीके से लिखना चाहते हैं आप लिखिए डिफाइन, डिफाइन के बाद में हम लिखेंगे pop पॉप। इसके बाद में इसके ब्रैकेट के अंदर जिस स्टैक के आइटम को हमें डिलीट करना है उसे हम पास कर देते हैं, जैसे मैंने लिया stk। इसके बाद में यहां पर एक काम आप जरूर करें कि जब आप स्टैक के आइटम को या लिस्ट के आइटम्स को डिलीट करते हैं तो यदि ये पूरा स्टैक एम्प्टी होगा या लिस्ट एम्प्टी होगी तो हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि इफ माई लिस्ट से फॉर एग्जाम्पल stk, और चूंकि हम इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं तो यहां पर इसे आप लिखिए लेंथ ब्रैकेट में इसके stk। अगर ये इक्वल टू है 0 के, इसका मतलब यहां पर एक मैसेज आ जाएगा प्रिंट दैट इज अंडर फ्लो। हमने पहले भी देखा कि जब कोई स्टैक एम्प्टी होता है उस दौरान अगर उसके किसी आइटम को आप डिलीट करने का प्रयास करें सो दैट सिचुएशन और स्टेट इज कॉल्ड अंडर फ्लो। लेकिन अगर अंडर फ्लो नहीं है तब आप सिंपली लिख सकते हैं stk डॉट pop, और आप चाहें तो इसे रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा यदि आप उसे डिस्प्ले करना चाहते हैं डिलीटेड आइटम के नाम से। सो यू कैन सिंपली राइट दिस, और बेटर ये होगा कि हम इसे यहां पर ब्रैकेट में डाल दें। तो ये हो गया मेरा पॉप का ऑपरेशन। और इसी तरह से यदि आपको स्टैक का साइज फाइंड करना है, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया डिफाइन साइज, आप इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पर स्टैक को पास कर दीजिए, तो आप सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं क्या, stk, या आप सीधे लिख दीजिए लेंथ ऑफ stk। ये मेरा साइज हो गया। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है दैट इज कॉल्ड टॉप। तो यदि आप डिफाइन करते हैं टॉप ऑपरेशन को और इसके अंदर जिस स्टैक का टॉप एलिमेंट आपको फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिए कि कहीं मेरा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप लीजिए लेंथ ऑफ stk, आप डबल इक्वल टू कर दीजिए 0। अगर ये लेंथ 0 है या स्टैक खाली है तब आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट, यहाँ पर आप डाल सकते हैं अंडर फ्लो का मैसेज, या आप लिख सकते हैं, बेटर होगा एम्प्टी के केस में या जब आप टॉप ले रहे हैं स्टैक इज एम्प्टी आप कर सकते हैं। और अगर ये सिचुएशन नहीं है और टॉप आइटम चाहिए तो हमें इसकी लेंथ पहले फाइंड करनी होगी। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल l लेता हूं, इसमें जाके मैं पहले हमारे स्टैक की लेंथ फाइंड करूंगा। इसके बाद में आप सिंपली यहां पर प्रिंट कर देंगे हमारे स्टैक के लास्ट एलिमेंट को दैट इज stk। ब्रैकेट में आपने जो इसकी लेंथ यहां पर निकाली है l-1, और ये मेरा टॉप यहां पर मैनेज हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं यहां पर यह भी बता दूं कि जो बार बार हम इसके एम्प्टी स्टेट को चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें एम्प्टी नाम से ही एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। तो आप इस तरह से डिफाइन इज एम्प्टी के नाम से एक फंक्शन बना दीजिए, उसमें जिस स्टैक को चेक कर रहे हैं उसे पास करिए। उसके बाद में यही मैसेज जो हमने बार बार यहाँ पे चेक किया, इफ लेंथ ऑफ स्टैक इफ डबल इक्वल टू 0, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो आप यहाँ पे कंडीशन कर दीजिए रिटर्न ट्रू, मतलब ये ट्रू हो जाएगा। एल्स लगा के आप यहाँ पे कर दीजिए रिटर्न फॉल्स। तो इस तरह से हम ये एम्प्टी स्टेट चेक करने के लिए भी फंक्शन बना सकते हैं हमारे स्टैक में। और फाइनली जब आप डेटा को डिस्प्ले करना चाहते हैं किसी स्टैक से, तो ऑब्वियसली जैसे आपने फंक्शन डिफाइन किया डिस्प्ले के नाम से, आपने स्टैक को इसमें पास कर दिया। स्टैक पास करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आप लेंथ फाइंड कर लीजिए stk की। अब इसके बाद आप एक फॉर लूप लगाइए, आपने काउंटर लिया i, मैंने लिया इन, फिर मैंने लिया रेंज। यहां पर मैंने बोला कि जो हमारी लेंथ है
जैसे मान लीजिए ये हमारी एक लिस्ट है यहाँ पर 4 5 3 2 1, लिस्ट का मतलब मैं स्टैक की बात कर रहा हूँ। तो आप देखें तो इसका टोटल लेंथ है 5, लेकिन इंडेक्सिंग जो होगी दैट इज योर 4। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम l-1। चूंकि हमारे एंड एलिमेंट तक हमको दिखाना है वैल्यूज को, तो हम यहाँ पे 0 तो कर नहीं सकते, हमें लेना होगा -1 सो दैट ये 0 तक चले रिवर्स ऑर्डर में डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। एंड हम यहाँ पे -1 ले लेंगे सो दैट स्टेपिंग जो होगी 4 के बाद थर्ड की, थर्ड के बाद सेकेंड एलिमेंट की। इस तरह से हम ये लूप स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर आके आप सिंपली हमारे स्टैक दैट इज stk ले लेंगे एंड इसमें पास कर देंगे i को, तो हमारा ये डिस्प्ले मेथड भी तैयार हो जाएगा। तो ये तो ओवरऑल बातें हुई कि किस तरह से आप डिफरेंट स्टैक के ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग लिस्ट इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये जितने भी पॉइंट्स अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए, तो इसका एक कंप्लीट प्रोग्राम आइए अब हम पाइथन पे चल के एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जितने भी फंक्शंस मैंने आपको बताए, जैसे इज एम्प्टी, पुश, पॉप, साइज, टॉप एंड डिस्प्ले, ये मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं। और इन सभी को सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक स्टैक नाम से लिस्ट रेडी की, फिर हमने एक व्हाइल लूप स्टार्ट किया और ये लूप को हमने बोला कि तब तक चलेगा जब तक ये ट्रू है, इसकी कंडीशन ट्रू है। हमने 6 डिफरेंट ऑपरेशंस लिए, पुश, पॉप, टॉप, साइज, डिस्प्ले एंड एग्जिट। और चॉइस में हमने यहाँ पर इनपुट कर दिया जो भी हम यहाँ पर नंबर्स इनपुट करेंगे 1 2 3 4 5 6, और उन चॉइसेस की बेसिस पे यदि आपकी चॉइस 1 होती है तो हमारा पुश ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा, चॉइस 2 है तो पॉप होगा, 3 है तो टॉप होगा, 4th है तो हम साइज फाइंड करेंगे, 5 होगा तो डिस्प्ले करेंगे, और 6 के केस में हमारा ये ब्रेक हो जाएगा, अर्थात ये जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, उससे हम एग्जिट कर जाएंगे। और यहाँ पर ये जितने भी ऑपरेशंस जो मैंने आपको मैन्युअली एक्सप्लेन किए, जैसे ये आपका डिस्प्ले है, हमने लेंथ फाइंड किया, फॉर लूप लगा के ये स्टैक के आइटम्स को डिस्प्ले किया। यहाँ पर टॉप मतलब जो टॉप मोस्ट वैल्यू उसे फाइंड करने के लिए हमने पहले इसकी एम्प्टी स्टेट चेक की, उसके बाद उसकी लेंथ फाइंड करके उसका जो टॉप मोस्ट वैल्यू उसे डिस्प्ले किया। इसी तरह से साइज को रिटर्न किया। पॉप में हमने चेक किया अंडरफ्लो तो नहीं है, अदरवाइज लास्ट एलिमेंट को आप डिलीट करिए। और यहाँ पर अपेंड मेथड का प्रयोग करते हुए हमने हमारे स्टैक में नया आइटम को इनपुट कराया। आइए इस पूरे कोड को अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन में बोल रहा है 6 ऑपरेशंस हैं। एंटर योर चॉइस मैंने डाला 1, बोलता है एंटर ए आइटम मैंने डाला 34। इसके बाद ये बोलता है प्रेस टू कंटिन्यू, सो मैं फिर से एंटर करूंगा, फिर से ये बोलता है एंटर योर चॉइस, मैं फिर से 1 डालता हूं, मैंने फिर से पुश किया 23 को, इसके बाद फिर से मैंने कंटिन्यू किया। अब हम इसका एक बार 5 नंबर ऑप्शन लेते हैं, चेक करते हैं इस स्टैक में कौन कौन से आइटम्स हैं। तो यू कैन से इट इज शोइंग अस 23 एंड 34। इसके बाद में मैं फिर से पुश ऑपरेशन लेता हूं, मैंने डाला 12, इसके बाद कंटिन्यू किया, इसके बाद फिर से मैंने 5 ऑपरेशन लिया, इट इज शोइंग अस ऑल दी एलिमेंट्स 12 23 एंड 34। अब मुझे टॉप का एलिमेंट देखना है तो आई विल टेक दिस 3, तो इट इज शोइंग अस 12 जो टॉप पोजीशन पे है। अब इसके बाद में इसकी अगर आप साइज चेक करना चाहते हैं आप 4th ऑप्शन डालेंगे। आई गेस ये साइज डिस्प्ले नहीं कर रहा है, आई विल चेक इट, बट उसके पहले मैं 2nd ऑप्शन डालता हूं पॉप का। उसके पहले अगर आप 5th ऑप्शन को डालें तो देखिए प्रेजेंटली 12 23 और 34 यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। मैं 2nd ऑप्शन लेता हूं 2, एंटर करता हूं एंड इसके बाद फिर से 5 को लेता हूं, सो यू विल सी इट इज शोइंग अस ओनली 23 एंड 34। जो सबसे लास्ट एलिमेंट था 12 वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम साइज को एक बार चेक कर लेते हैं कि क्यों ये वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो चूंकि हमने यहाँ पर इसे रिटर्न किया है और हमने आई थिंक जब साइज को रिटर्न किया तो प्रिंट नहीं करवाया है, बट आई थिंक मैंने यहाँ कोड तो पूरी तरह से सही लिखा है। एक बार फिर से इसे रन कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से मैं एक आइटम डालता हूँ 23, एंटर करता हूँ और इस बार मैं साइज देता हूँ 4। सो नाउ इट इज शोइंग अस दैट देयर इज ओनली 1 एलिमेंट। इसका मतलब मेरे पांचों फंक्शंस करेक्ट हैं। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड इस तरह के सारे ऑपरेशंस हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक बार और एक चीज मैं कहना बताना भूल गया आपको, वो ये कि जैसे आपने एलिमेंट एंटर किया 23 एंटर किया, यदि आप एग्जिट करना चाहते हो तो अभी मैं क्लोज कर रहा था, आप सीधे यहाँ से 6 कर दीजिए तो ये प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा, उसके बाद आप क्लोज कर सकते हैं। तो ये मेरा एग्जिट ऑपरेशन भी सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये था मेरा आज का प्रोग्राम और स्टैक का सेशन, जिसमें मैंने आपको स्टैक के पूरे फंडामेंटल्स को एक्सप्लेन किया है।
एंड आई होप दैट कि ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, बट सेशन एंड करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टैक का जो अगला पार्ट है दैट इज इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन, उसको मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा डिटेल में। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि आप क्यूट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्यूट की एमसीक्यू की 1000 सीरीज की बुक, आई मीन ई बुक जो है वो ऑलरेडी मैंने लॉन्च कर दी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एट द कॉस्ट ऑफ 179 रुपीज आप उसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। केवीएस, पीजीटीज और इस तरह के तमाम अन्य एमसीक्यू बुक्स की भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे जाके विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम प्रकार के नोट्स, क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर्स, ई बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। साथ ही साथ वीडियो ट्यूटोरियल चेक करने के लिए या देखने के लिए किसी भी सब्जेक्ट या कोर्स से रिलेटेड मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लें। चलिए मिलते हैं नए सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।